हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज ही नई गाइडलाइन जारी हुई है और 31 जुलाई तक विद्यालय और कॉलेज है वो बंद रहेंगे, साथ में कोचिंग संस्थान भी। इसलिए जो हमारा पिछले लगभग 3 महीने से आपके लिए मिशन चल रहा है एजुकेशन आपके घर, उसमें आप भी सफल होइए और हमारी सफलता के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम पढ़ रहे हैं IR इंडियन रिलेशनशिप विथ नेबरहुड कंट्रीज। भारत के पड़ोसी देशों के जो साथ संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रुचिकर विषय है और ख़ास तौर से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इससे पूर्व की वीडियो में हमने भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में पढ़ा और आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडो चाइना रिलेशनशिप। भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, दोनों देशों की प्राचीन काल की हिस्ट्री क्या रही है वर्तमान में, यानी हम भारत को गांधी से नरेंद्र मोदी तक और चीन का माओ त्से तुंग से भी पूर्व चांग काई शेक से लेके वर्तमान राष्ट्रपति जिनपिंग तक का कार्यकाल है, वो दोनों के संबंध किस तरह से रहे उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और वर्तमान में जो हम ये लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस या कोरोना कोविड, ये सब कुछ चीन की ही तो देन है। और किस तरह से चीन की आज की तारीख में जो सारे ऐप पर भारत में प्रतिबंध लगा है वो भी एक विदेश नीति का हिस्सा है, दोनों देशों के संबंधों का हिस्सा है। सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं भारत और चीन। पहले दोनों देशों को समझने का प्रयास करेंगे। भारत है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और उससे पहले जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तो चीन में राष्ट्रवादी सरकार थी माननीय चांग काई शेक के नेतृत्व में। और उस समय चीन के USA के साथ, अमेरिका के साथ संबंध अच्छे थे, लेकिन बाद में एक व्यक्ति है उसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई 1949 में। उनका नाम था माओ त्से तुंग। उन्होंने चीन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, क्योंकि माओ त्से तुंग का मानना था कि सत्ता का रास्ता है वो बंदूक की नली से निकलता है। इधर माओ त्से तुंग चीन में सत्ता का रास्ता बंदूक की नली से बता रहे थे और उधर भारत में महात्मा गांधी सत्ता का रास्ता है वो अध्यात्म के रास्ते से, अहिंसा के रास्ते से, सत्य के रास्ते से बता रहे थे कि जो हमारी राजनीति है वो और अध्यात्म दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। हमें हमारा जो प्रशासन है, जो शासन है, वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर करना चाहिए। तो देखिए, दो भिन्न भिन्न विचारधाराएं एक ही समय दो देशों में पनप रही थी। तो उन दो देशों के संबंध आपस में किस तरह के हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विचारधाराओं का बहुत अधिक प्रभाव रहता है शासन पर, सरकार पर और अन्य देशों के साथ संबंधों पर भी। तो हम माओ त्से तुंग है, उनके नेतृत्व में क्रांति हुई और चीन में साम्यवादी शासन है, साम्यवादी सरकार है या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो स्थापित हो गई थी। और चीन अब सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हो रहा था 1949 से। तो दोनों देशों को समझने के लिए हम प्राचीन काल में दोनों किस तरह के थे, वर्तमान में दोनों में कौन कौन सी समानताएं हैं, कौन कौन सी भिन्नताएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंडिया है, भारत है, वो 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश, लोकतांत्रिक विचारधारा वाला देश, और चीन है वो विश्व का सबसे बड़ा साम्यवादी विचारधारा वाला देश। मतलब चीन में है वो कम्युनिज्म, साम्यवादी पनपा, भारत में लोकतंत्र पनपा और भारत विश्व के सामने लोकतंत्र की मिसाल भी बना है।
भारत में संसदात्मक शासन है। ब्रिटिश के काल से हम संसदात्मक शासन के आदी हो चुके थे और भारत ने संसदात्मक शासन को चुना क्योंकि संसदात्मक शासन में वही लोकतंत्र की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है वो काम करती है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के हाथ में, जनता के हाथ में सारे अधिकार होते हैं। लेकिन चीन में है वो गुटतंत्र पनपा, एक ही दल, एक ही सरकार और उस दल के द्वारा नियुक्त सभी व्यक्ति काम करते हैं। तो चीन में गुटतंत्र हुआ। भारत जो मानव अधिकार के लिए, भारत का जो संविधान में मौलिक अधिकारों का जो चार्टर है वो सबसे बड़ा चार्टर माना जाता है। यानी भारत है वो मानव अधिकारों का समर्थक रहा है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा अपनाई और भारत ने कभी भी किसी भी देश के नागरिकों पर आक्रमण नहीं किया। किसी भी मानव होने के नाते जो उसे अधिकार मिलते हैं, जो प्राकृतिक अधिकार है, उसके जीवन जीने का अधिकार है, वो नहीं छीना। लेकिन चीन में मानव अधिकारों के नाम पर वो जीरो है। आप भी समय समय पर इसके कई उदाहरण देखते हैं। अभी कोरोना काल में भी हमने कई इस तरह के वीडियोस देखे, उसमें कितनी सच्चाई है, कितने सच है और कितने झूठ है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वहां हमें मानव अधिकारों का हनन दिखाई दिया। चीन हमेशा क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाता रहा है। आप बार बार विश्व पटल पर ये चर्चाएं सुनते हैं कि चीन के सिंजियांग प्रांत में वहां के मुसलमानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। तो एक मानव अधिकारों का समर्थक एक दूसरे देश में मानव अधिकार के नाम पे जीरो। भारत है वो दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है। वो किसी भी देश की एकता और अखंडता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। प्रत्येक देश की छोटे से छोटे राज्य की भी वो संप्रभुता का सम्मान करता है। लेकिन चीन है वो हथियार और बारूद एकत्रित करने की नीति और विस्तारवादी नीति पर विश्वास करता है। चीन का तिब्बत पर अधिकार कर लेना उसकी विस्तारवादी नीति का द्योतक है। बार बार चीन भारत के रास्ते होते हुए पाकिस्तान को जो सहायता प्रदान कर रहा है वो भी उसका पाकिस्तान में चीन की साम्राज्यवादी नीति के प्रसार का द्योतक है। तो दोनों देशों में देखिए कि कितनी भिन्नताएं हैं। एक लोकतंत्रवादी, एक साम्यवादी, एक मानव अधिकारों का समर्थक, दूसरा मानव अधिकारों का विरोधी। एक संप्रभुता का सम्मान करता है, दूसरा विस्तारवादी नीति में विश्वास करता है। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि इन दो देशों में किस तरह से संबंध बन सकते हैं, पर ये एशिया के दो बड़े देश हैं, एक ही महाद्वीप में और सीमाएं इनकी एक दूसरे से सटी हुई है। चीन है वो बढ़ता हुआ सुपर पावर है, तो दोनों में शक्ति संतुलन का सिद्धांत है वो रहना आवश्यक है। अब हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। भारत और चीन है वो कहते हैं सबसे प्राचीन काल की दो बड़ी सभ्यताएं हैं और दोनों में किस तरह की समानताएं हैं। भारत का विकास है क्योंकि प्राय प्राचीन काल में जिन देशों का विकास हुआ था वो प्राय नदियों के किनारे उनकी सभ्यताएं विकसित हुई थी। नदियों के किनारे सभ्यता विकसित होने का सबसे बड़ा कारण था कि जहां पानी था वहां लोग नागरिक है वो आपस में मिलजुल कर रहने लगे और जैसे कहते हैं कि सबसे पहले वो गुफाओं में रहे, वहाँ उन्होंने आग जलाना सीखा। फिर उसके बाद में जैसे जैसे उन्हें पानी मिला तो उन्होंने कृषि करना सीख लिया था, फल साग उत्पन्न करने सीख लेते। तो जहाँ उत्पादन होता है वहाँ समूह बन जाता है। तो भारत का विकास है, भारत की सभ्यता का विकास है वो सिंधु नदी के किनारे हुआ था और चीन है वो हांगो नदी के किनारे विकसित हुआ था। दोनों ने ही, चीन ने भी चांग काई शेक के नेतृत्व में मोरल वैल्यूज को, नैतिक मूल्यों को प्रधानता देना शुरू कर दिया था और 1948 से पूर्व चीन की सभ्यता बहुत ही सुसंस्कृत और संपन्न रही है। एक जो बात दोनों को जोड़ती है, बौद्ध धर्म है वो भारत में विकसित हुआ लेकिन चीन में भी पल्लवित हुआ। जो हमारा तिब्बत है और चीन में बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ है। तो ये दोनों जो बौद्ध धर्म है ये दोनों देशों को जोड़ने की ताकत रखता है। अब एक फैक्ट और है, पूरे विश्व की मतलब एशिया महाद्वीप के दो बड़े देश भारत और चीन, उसमें
विश्व की 35% जनसंख्या निवास करती है। तो दो देशों में पूरे विश्व की 35% जनसंख्या निवास करने का अर्थ है अगर इन दोनों देशों में संबंध है, वो सकारात्मक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, शांतिपूर्ण रहते हैं, तो ये 35% पॉपुलेशन है ये सुरक्षित रहती है और ये 35% पॉपुलेशन है पूरे विश्व में उत्पादक बनती है, उत्पादन करने में बड़ी भूमिका निभाती है। और कहा यह जा रहा है कि इन दो देशों में, भारत में पूरे विश्व के 35% वर्तमान में युवा निवास कर रहे हैं। तो सोचिए अगर यहाँ शांतिपूर्ण स्थिति रहती है, शक्ति संतुलन बना रहता है, तो यह पूरे विश्व के लिए सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र है, वो बन सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों के देशों की उत्पत्ति के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, क्योंकि दोनों की प्राचीन संस्कृति रही है, तो दोनों प्राचीन संस्कृतियों के संरक्षक रहे हैं, उनके बारे में चर्चा की। तो ये स्थितियां थी 1948 से पूर्व की। हम इसको थोड़ा कालखंड में विभाजन करके आपको समझाएंगे भारत और चीन संबंध कैसे रहे। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि IR समझने के लिए आपको आपके नोटबुक में एक टाइम लाइन है, समय रेखा बना लेनी है। तो 1948 से पूर्व दोनों की क्या स्थिति रही, फिर हम चर्चा करेंगे 1949 से लेकर 1957 तक दोनों देशों के संबंध किस तरह के रहे थे। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी, 1947 में भारत आजाद हुआ था। यानी दोनों अपने उत्थान की ओर थे और दोनों ही अपने आप को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने के लिए अग्रसर थे। तो 1949 से 1957 का काल है, वो भारत और चीन दोनों के संबंधों में हम कह सकते हैं बिल्कुल सकारात्मक रहा था, शांति का काल रहा था। और क्यों, उस समय जब भारत का विभाजन हो गया था, भारत आजाद हो गया था, तभी ब्रिटिश शासनकाल में ही दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया था। आपको मैं प्रश्न पूछती हूँ कि भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तर है वो है मैकमोहन रेखा। ये नाम मैकमोहन क्यों पड़ा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ब्रिटिश शासनकाल में मैकमोहन नाम का अंग्रेज अधिकारी है, उसने दोनों देशों की सीमाओं को तय किया था, सीमाओं का निर्धारण किया था, इसलिए इसका नाम मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन नामक अधिकारी ने इन दोनों देशों की सीमाओं को तय कर दिया था। लेकिन ये सीमाएं भारत द्वारा तो मान ली गई थी, लेकिन चीन को इसके बारे में थोड़ा सा डाउटफुल था चीन शुरू से ही, और वो आज तक भी है। ये सीमा विवाद आज तक चल रहा है, जबकि निर्धारण है वो 1947 से पूर्व में ही हो गया था। और किस किस तरह से सीमा पर विवाद रहे हैं, क्या रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कल के वीडियो में हम आपको 1949 से 57 की जो गतिविधियां थी वो आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको फिर कह रहे हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहें। अगर आपने अब तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। इस समय का कुछ पता नहीं है कि कब विद्यालय खुलेंगे, कब कॉलेज खुलेंगे, कब कोचिंग खुलेंगे। हमारे वीडियोस आपको न केवल कक्षा 12 बल्कि IAS तक में जो IR के संबंधित प्रश्न है उस तक का सॉल्यूशन बताने के लिए तैयार है। आप देखते रहिए। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल है वो बजा दीजिए। धन्यवाद।